Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Uruj Parvez Hussain, and in this video I'll be continuing the rest part of the osteoporosis, and here I'll be discussing regarding the types of osteoporosis, its clinical features, investigations and management. So here let's start with the types of osteoporosis. Basically osteoporosis हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट प्रोमिनेंटली हमें वुमेंस जेंडर में मिलता है, जस्ट बिकॉज जब वो अपने मेनोपॉज को रीच कर जाती हैं तो उनकी बॉडी के अंदर हार्मोनल डिक्लाइन हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बोन की स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक जो है वो इम्पैक्ट हो रही होती है. टाइप 2 ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो ये हमारे पास दोनों जेंडर्स में ही इक्वल रेट पर मिलता है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल सेनाइल प्रोसेस. जब उनके अंदर एक जेनेटिकल एजिंग प्रोसेस जो है वो नेचुरली अक्कर होना शुरू हो जाता है, तो दैट विल यूजुअली इम्पैक्ट देयर बोन स्ट्रेंथ. इनिशियली ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट की बात की है तो उनमें ऐसे कोई क्लिनिकल फीचर्स नहीं मिलते. स्टार्टिंग में वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं अनटिल एंड अनलेस जब तक कि वो किसी फ्रैक्चर को मीट नहीं करते. वो फ्रैक्चर आइदर किसी ट्रॉमा की वजह से हो, एक्सीडेंट या फिर किसी भी फॉल हिस्ट्री की वजह से हो. पेशेंट एक मरतबा अगर क्रश फ्रैक्चर को मीट कर जाए मेनली वर्टिबल एरिया के अंदर, तो उनमें हिस्ट्री मिलती है ऑनसेट ऑफ सिवियर पेन की, एज वेल एज पेशेंट ये कंप्लेन के साथ प्रेजेंट होता है कि उनकी हाइट जो है वो लॉस हो चुकी है. उन्हें ऐसे फील होता है कि मेरी जो यूजुअल हाइट थी, मेरी यूजुअल हाइट से अब जो हाइट है वो मुझे कम महसूस हो रही है. इसके अलावा दूसरे साइड्स की बात की जाए तो लंबर एरिया हमारे पास मेनली इम्पैक्ट होता है ऑस्टियोपोरोसिस से, एज वेल एज डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस एंड नेक ऑफ द फीमर आर दी बेसिक एरियाज जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ज़्यादातर इफ़ेक्ट होते हैं. अच्छा जी, बेसिकली अब हम जो बात करने वाले हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन की, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अब ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट के लिए इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या चीज़ें जो एज अ मेजर यूज़ की जा सकती हैं टू डायग्नोज देम एज ऑस्टियोपोरोटिक. तो जी, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट की. एल्कलाइन फॉस्फेट सीरम जो होता है वो मोस्टली हमारे पास पेशेंट में नॉर्मल मिलता है अनटिल एंड अनलेस जब तक कि ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट में कोई फ्रैक्चर नहीं हो जाए. एक मरतबा उनके अंदर फ्रैक्चर हो जाए तो एल्कलाइन फॉस्फेट का सीरम जो है वो स्लाइटली हमें इंक्रीज़ मिलता है ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट के अंदर. अदर देन दैट अगर हम सीरम कैल्शियम या फॉस्फेट की बात करें या पैराथायरॉयड हार्मोन की बात करें, तो हम पहले ही बात कर चुके थे कि बोन हमारे पास यूजुअली मिनरलाइज होती है ऑस्टियोपोरोटिक कैंडिडेट्स के अंदर. तो इनमें सीरम कैल्शियम फॉस्फेट और पैराथायरॉयड हार्मोन हमें नॉर्मल मिल रहा होता है अनटिल एंड अनलेस जब तक कि ऑस्टियोपोरोसिस उनको अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से ना हो. अगर उनको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस है तो उनमें पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल स्लाइटली इंक्रीज मिलेगा. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द एक्सरे विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेटरी टूल इन ऑस्टियोपोरोटिक वंस. अच्छा जी, जब हम एक्सरे नॉर्मल बंदे का देख रहे होते हैं तो हमें उनकी जो बोन की डेंसिटी होती है वो चौकी वाइटिश या फिर बिल्की वाइटिश देखने को मिलती है, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा थिक डेंस होती है. लेकिन अगर हम ऑस्टियोपोरोटिक कैंडिडेट का एक्सरे देखें तो हमें उनकी बोन की डेंसिटी डिक्रीज़ मिलती है और वो कुछ अपेयर इस तरीके से होती है कि वो शेडी ग्रे दिख रही होती है. यानी कि वो जो चौकी वाइटिश एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा डल ग्रे हमें दिख रहा होता है, जो ये चीज़ इंडिकेट करता है कि इनकी बोन की डेंसिटी डिक्रीज़ हो चुकी है. इवन एक्सरेज में हमें माइनर फ्रैक्चर्स भी देखने को मिलते हैं और कंप्रेशन वर्टिब्रास के एरिया में हमें कंप्रेशन तक देखने को मिलती है ऑस्टियोपोरोटिक एक्सरेज के अंदर. अच्छा जी, इन्वेस्टिगेशन में सबसे लास्ट और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल की, जिसमें हम कंसीडर करते हैं डेक्सा स्कैन को या सीटी डेंसिटोमेट्रीज को. डेक्सा स्कैन स्टैंड्स फॉर ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टिमेट्री, जिसे एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टूल कंसीडर किया जाता है टू डायग्नोज द ऑस्टियोपोरोसिस इन सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स. अगर डेक्सा स्केल में टी स्कोर जो है वो -2.5 या उससे लेस देन आ जाए तो इसका मतलब कि जो ऑस्टियोपोरोसिस सस्पेक्टेड थी अब वो हमारे पास डायग्नोज हो चुकी है कि उस पर्सन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस है या वो पर्सन ऑस्टियोपोरोसिस को फॉलो कर रहा है. सो लास्ट विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग द मैनेजमेंट, जिसमें हम जनरल मेजर्स स्पेसिफिक एज वेल एज पीटी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे. जनरल मेजर्स में हम उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो डॉक्टर्स आपको फार्मर के साथ साथ एज अ एडवाइस के तौर पे कहते हैं कि आप अपनी डाइट में ये चीज़ इनटेक कर लें, आप फिज़िकल एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू कर लें, आप ये चीज़ें ना खाएं और ये चीज़ें खाएं. जैसे फोर्स है कि अगर हमारे पास बोन रिलेटेड किसी कंडीशन के साथ, मेनली अगर ऑस्टियोपोरोसिस के साथ आप पेशेंट के डॉक्टर के पास जाते हैं क्लिनिकल सेटअप में, तो वो आपको यही कहेंगे कि आप इस मेडिसिन के साथ साथ कैल्शियम इंटेक अपनी डाइट में ज़रूर रखें. यानी कि आप डेली डाइट के अंदर अराउंड 1500 mg कैल्शियम इंटेक करें किसी भी फॉर्म में, आइदर वो डाइटरी प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लें या आइदर आप सप्लीमेंट की फॉर्म में लें. अदर देन दैट आप विटामिन डी का इंटेक करें. विटामिन डी का इंटेक आप सप्लीमेंट की फॉर्म में भी ले सकते हैं. और अक्सर हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि आप सुबह की धूप में बैठा करें,
सुबह की धूप हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ को ज़रूर मीट करें, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम अपनी लाइफ़स्टाइल को एक्टिव रखते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, हमारी बोन स्ट्रेंथन रहती हैं। लेकिन हम जब फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ की तरफ नहीं जाते, यानी कि वर्जिश की तरफ नहीं जाते, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑस्टियोपोरोसिस तो होना ही होना है। सिगरेट्स और अल्कोहल कंजप्शंस को आप बिल्कुल ही अवॉइड करें तो बेहतर है, क्योंकि जी बेहतरीन डॉक्टर की सलाह तो यही होती है कि आप सिगरेट और अल्कोहल कंजप्शन को बिल्कुल ही अवॉइड करें। लेकिन कुछ लोग आपको ये भी कह रहे होते हैं कि आप सिगरेट और अल्कोहल को कम कर दें, तो कम करने के बजाय आप इसको ख़त्म ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। अगर हम स्पेसिफिक मेजर्स की तरफ जाएँ तो स्पेसिफिक मेजर्स में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो एज अ मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। अच्छा जी, सेक्स हार्मोन की अगर बात करें तो सेक्स हार्मोन वैसे नॉर्मल कैंडिडेट्स में नहीं कराया जाता, लेकिन एथलीट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी वर्किंग डिमांड भी ऐसी होती है जिसमें उन्हें अपने आप को फिट रखना होता है। तो हार्मोन थेरेपी में अगर वुमेंस की बात की जाए, वो वुमेंस जो हाइपोगोनाडिज्म को फॉलो कर रही होती हैं, जिनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स या जिनकी फर्टिलिटी सही मेंटेन नहीं रह पाती, तो वो सेक्स हार्मोन थेरेपी की तरफ जा रही होती हैं, जिनमें वो मेनली ईस्ट्रोजन थेरेपी करवा रही होती हैं, और मेल कैंडिडेट्स टेस्टोस्टेरोन थेरेपी को फॉलो करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है सम स्टैंड फॉर सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर्स, जिसमें हम रिलॉक्सिफिन का यूज़ कर रहे होते हैं। ये बेसिकली करता क्या है कि ये जिस रिसेप्टर्स के ऊपर ईस्ट्रोजन ने जाके अटैच होना होता है, ये उन रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट कर देता है, जिसमें हम सॉल्ट देते हैं रिलॉक्सिफिन। आगे हमने डोज मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं बिस्फॉस्फोनेट्स की। बिस्फॉस्फोनेट्स हमारे पास बेसिकली वो ड्रग्स होते हैं जो ऑस्टियोक्लास्ट, जिस तरीके से हमारी बोन को खुरेद के पोरस बना रहा होता है या फिर बुरबुरा बना रहा होता है, तो उस बुरबुरेपन को रोकने के लिए हम बिस्फॉस्फोनेट्स दे रहे होते हैं। बिस्फॉस्फोनेट्स में हम मेनली 3 सॉल्ट्स रिकमेंड करते हैं, फ्यूजिमिक्स, फॉर्मिडोनेट और जोलिडोनेट। जोलिडोनेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हर कोई इस ड्रग को अफोर्ड नहीं कर सकता। लास्ट हम बात करते हैं पीटी मैनेजमेंट की। पीटी मैनेजमेंट में हम पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग की तरफ फॉलो करवाते हैं और इसके अलावा वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज की तरफ फॉलो अप करवाते हैं। अच्छा जी, वेट बेरिंग और स्ट्रेंथनिंग दोनों ही तरह की एक्सरसाइजेज में हम हाइड्रोथेरेपी को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वाटर का कंपोनेंट है कि वो आपको रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, और सेकेंडली वो आपको बायोन्सी कंपोनेंट भी प्रोवाइड करता है। तो इन दोनों कंपोनेंट के ज़रिए आप वेट बेरिंग में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पर जो वेट पड़ रहा था, आप उस वेट को रिड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से बोन पर ना ज़्यादा वेट पड़ेगा और पेशेंट एक्टिवली जो है वो वाटर बेस्ड एक्सरसाइजेज के थ्रू अपनी बोन की स्ट्रेंथ को भी मेंटेन रख पाएगा। तो यही वजह है कि हाइड्रोथेरेपी में भी हम पेशेंट को ज़्यादातर यही कहते हैं कि आप स्विमिंग पूल्स का यूज़ करें, आप स्विमिंग एक्सरसाइजेस करते रहें, आप वाटर बेस्ड एक्सरसाइजेस करते रहें, आप लैंड बेस्ड एक्सरसाइजेस से अपने आप को प्रिवेंट करें, ताकि आपके बोनी स्ट्रक्चर्स जो वीक हो चुके हैं उनके ऊपर स्ट्रेस ना पड़े और आपको कोई फ्रैक्चर्स ना हो। और जी लास्ट में हमारा ऑस्टियोपोरोसिस का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। आई होप सो आप सबको ऑस्टियोपोरोसिस की सारी थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है इस थ्योरी से रिगार्डिंग, तो प्लीज़ काइंडली कमेंट सेशन में ज़रूर मेंशन करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। होप सो कि आप सबको ये थ्योरी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।